वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे एक मैं पेपर फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम बोर्ड टाइप का पेपर है ये, और एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पे गलत लिखा है और कहाँ कहाँ पे सही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में देखें बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज कल टू, एंगुलर मोमेंटम इज कल टू एम वी आर। सो दिस इज के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज के जी मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स इज कल टू होता है आपका फोर्स इंटू टाइम। सो दिस इज कल टू एम एल टी माइनस टू इंटू टी। सो दिस इज एम एल टी माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मोमेंटम का भी यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस 1। सो लीनियर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल इज। एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी, तो एक्सेलेरेशन कितना होता है, दिस इज कल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल इज। तो देखो एक्सेलेरेशन की अगर हम बात, तो बेटा इसका जो वैल्यू है बच्चे ने गलत लिखा है, क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। अनसेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है दिस इज कल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। सो वी स्क्वायर ओमेगा इज कल टू दिस इज वी अपॉन आर। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। सो v इजकल टू यहाँ पे बेटा r इंटू ओमेगा होता है। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो ये बच्चे ने गलत किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें आप, तो नेक्स्ट में है कि इफ़ बॉडी इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो अगर वेलोसिटी डबल करता है तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज कल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी डबल करता है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल काइनेटिक एनर्जी, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट में इफ एम इज द मास ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। जैसे रोटेशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं बेटा, तो लीनियर में हम मास की बात करते हैं, तो मास इज द करेक्ट आंसर। m is the mass of earth and r is the radius, the ratio of gravitational acceleration and the gravitational constant is। so this is called, we know that g is equal to this is gm upon कितना होता है, r स्क्वायर होता है। किसका किसका रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g अपॉन स्मॉल g अपॉन कैपिटल G, जो दिस इज m अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द परफेक्ट गैस इज, so this is root under 3RT upon m। सो दिस इज कल टू 3RT अपॉन m, हम इसको लिखेंगे बेटा। तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा 3RTm, सो ये गलत है। 3RT अपॉन m, ये सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, ये गलत है। रूट अंडर 3RTm नहीं होता है, रूट अंडर 3RT अपॉन कैपिटल M होता है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट में है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज कल टू दिस इज एम बी आर, मास वेलोसिटी इंटू आर। सो दिस इज एम एल टी माइनस 1 इंटू एल। सो दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। इफ एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड execute SHM, then total energy of the particle executing SHM is। तो जो टोटल एनर्जी होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर आप देखोगे तो टोटल एनर्जी हमेशा, उसका ग्राफ भी हमने पढ़ा रखा है आपको कि टोटल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाए बेटा तो कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता रहता है, बट जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे, टोटल एनर्जी की बात की है, टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है बेटा। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में सेक्शन बी में देखें तो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन द फार्मूला वी इजकल टू ए प्लस बी टी। तो हम जानते हैं बेटा कोई भी इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। तो अगर v है तो v इजकल टू दिस इज एल टी माइनस 1 है, और यहाँ पे a का डायमेंशन फार्मूला इसी एल टी माइनस 1 के बराबर होगा। एंड बी टी इजकल टू कितना हो जाएगा, v इजकल टू कितना, दिस इज एल टी माइनस 1, तो b इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एल टी माइनस 2 हो जाएगा बेटा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम।
स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें देखो बच्चे ने लिखा है, करेक्ट है, 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन फोर्स, गिव वन एग्जांपल। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं बेटा, देखो लिखा है बच्चे ने, द फोर्स इन विच वर्क डन अगेंस्ट देम इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पूरी तरह से गलत लिखा है इसने डेफिनेशन, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है सब लिखने का। फोर्स इन विच वर्क इज इंडिपेंडेंट टू पाथ, ये ठीक लिखा है देखो यहाँ पे, ठीक है, कि जिसके का रिकल यही तो इसका डेफिनेशन था, पता नहीं ऊपर क्या लिखना चाह रहा है। फोर्स इज द विच वर्क डन अगेंस्ट देम इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ही नहीं बेटा, सीधे आपको कंजर्वेटिव फोर्स में लिखना है कि वो फोर्स जिसके कारण वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसको कंजर्वेटिव फोर्स हम कहते हैं। यहाँ देखो लिखा है फोर्स इन विच वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट में है बेटा डिफाइन टर्म्स रिजिड बॉडी एंड टॉर्क। रिजिड बॉडी में लिखा है रिजिड बॉडी इज ए सॉलिड बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप और डिफॉर्म अंडर एक्सटर्नल फोर्सेज, डिफॉर्म नहीं करता है बेटा एक्सटर्नल फोर्सेज में, ठीक है। एंड टॉर्क को डिफाइन किया, टॉर्क का ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉर्क अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो टॉर्क के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाना चाहिए था, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी लिखना था यहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। अर्थ के सरफेस अगर ऊपर चले जाएंगे या इन साइड में चले जाएंगे तो ये चेंज कर जाएगा बेटा। और जो कैपिटल जी होता है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू पोल एंड, तो लिखा है कि जी की वैल्यू चेंज करता है, लेकिन कैपिटल जी जो है बेटा पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएंगे वो चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट में है यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो बच्चे ने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को बताया है, लिखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है। और यहाँ पे इसने निकाला है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो ठीक है, लेकिन निकाला जो बच्चा ये मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने जो मेथड यूज किया है ये मेथड बेटा बोर्ड में ऐसे मेथड से करोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको यहाँ से चलना है कि वी नो दैट डी डब्ल्यू इज कल टू एम वी इंटू डी वी, सो इफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो 0 टू डब्ल्यू हो जाएगा, दिस इज यू से कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, सो डब्ल्यू डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे डब्ल्यू आ जाएगा, सो दिस इज एम कॉन्स्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, दिस इज यू से वी हो गया, सो दिस इज वर्क डन इजकल टू एम हो गया, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, सो दिस इज वर्क डन इजकल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2, दिस इज एम यू स्क्वायर हो गया बेटा, सो दिस इज वर्क डन इजकल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस तरह से करना है, बच्चे ने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट मेथड यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट में है बेटा पास्कल्स स्टेट पास्कल्स लॉ, नेम 2 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट the increase in pressure at one point of the enclosed liquid in a equilibrium of rest is transmitted equally to all state points। तो सही लिखा है डेफिनेशन बेटा कि किसी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर लगा, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड स्टैटिक्स में है बेटा, स्टैटिक में है बेटा, तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है हर एक पॉइंट पे। एंड इसके एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक लिखा है, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो गिव 2 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ स्टेटमेंट में एक कैल्विन स्टेटमेंट होता है बेटा, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है। कैल्विन ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन दुनिया में आज तक नहीं बना है जो पूरा का पूरा हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। क्लॉसियस ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे वर्क डन कर दे बिना कोई एक्सटर्नल सप्लाई के। तो देखो दोनों स्टेटमेंट लिखा है, 2 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में डिफाइन द टर्म आइडियल गैस एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखो आइडियल गैस पहले डिफाइन किया है कि द गैस विच ओवेज द पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है,
एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं, ये गलत लिखा। देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये कहता है बेटा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसके साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 kVT एनर्जी एसोसिएटेड होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन सी में देखें बेटा तो लिखा हुआ है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया तो जूल नहीं, जूल या अर्ग किसकी यूनिट है बेटा? वर्क डन का। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? दिस इज ml² T-2 होता है ना। फार्मूला N2 इक्वल टू हो गया बेटा N1 इंटू M1/M2 पावर x मतलब मास का जो पावर है, और L1/L2 पावर जो लेंथ का पावर है, T1/T2 का पावर जो टाइम का पावर है। सबकी वैल्यू पुट किया बेटा तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग आया है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ अ स्ट्रिंग टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ यूजिंग द डायमेंशन। इसका फार्मूला निकालना है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर x, t का पावर y एंड m का पावर z। और यहाँ पे इसको सॉल्व किया बेटा, सबकी वैल्यू पुट किया, x y z निकाला एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू जो आपका फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी जो आया है, तो सबसे पहले तो बच्चे ने देखो फ्रीक्वेंसी को v की तरह लिख दिया, जबकि फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिखा जाता है बेटा। ये v देखो दिखने में लग रहा है कि v है, v नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो x के पावर l टू पावर x, t टू पावर y, m टू पावर z लिया। यहाँ पे बच्चे ने l टू पावर x लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला तो ठीक लिखा है, t टू पावर -1 l टू पावर, और ये फोर्स का ml T-2 लिया है, और यहाँ पे मास लिया बेटा। यहाँ पे इसने गलत कर दिया, क्योंकि ये देखो क्या कहा है, मास पर यूनिट लेंथ है। दिस इज़ नॉट मास, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये मास नहीं है, मास अपॉन लेंथ है। तो बच्चे ने यहाँ पे गलत किया बेटा, ये फाइनल आंसर जो है इसका गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, तो m/l आना था बेटा यहाँ पे, ठीक है। m/ क्या आना था? l, और इसका पावर z आना था। तो ये सारी जो टर्म है यहाँ पे इसके, ये गलत आएंगे बेटा, क्योंकि इक्वेशन इसने ठीक किया है लेकिन इसने मास ले लिया, जबकि मास पर यूनिट लेंथ था बेटा। और फाइनल आंसर अगर इसका देखेंगे तो न्यू इक्वल टू k √अंडर दिस इज T/m आता है बेटा। यहाँ पे l पे डिपेंड ही नहीं करता है ये, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट में ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड? तो देख सकते हो यहाँ पे मास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 सेकेंड है, फोर्स 20 न्यूटन है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है बेटा। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाल लिया, एंड v इक्वल टू u + at है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाला। एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², सो दिस इज 1/2 5 × 40 का स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू 4000 जूल। यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है। नेक्स्ट में है कि डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट फार्मूला एंड SI यूनिट्स। तो रेडियस ऑफ जायरेशन को देखो बच्चे ने डिफाइन किया यहाँ पे, पहले सॉल्व किया रेडियस ऑफ जायरेशन को, और इसका जो SI यूनिट है बेटा, इसका फार्मूला दिस इक्वल टू k इक्वल टू √अंडर r1² + r2² + r3² डॉट 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 rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होता है, जो बच्चे ने यहाँ पे पूरा निकाला है इससे, ठीक है। 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट में देखें बेटा तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? तो इनर्शियल मास इट इज़ मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो आता है बेटा, यहाँ से जो मास हम निकालते हैं, ये जो मास होता है बेटा, इसको इनर्शियल मास कहते हैं। और अगर एक अर्थ है, दूसरा एक कोई बॉडी है बेटा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है Fg इक्वल टू G m1m2/r², यहाँ से जो मास निकालते हैं बेटा, दिस मास इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल मास। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है इस बात को, नंबर इसको मिलेंगे। नेक्स्ट में है बेटा यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को देखो बताया है कि इट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, is the thermodynamic process is reversible if it can reverted so that both the system and the surroundings return to their original position state with no state occurs, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है बच्चे ने, थोड़ा लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है बेटा। लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखना है, फिजिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे कंटेंट देखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज में कुछ भी कहीं पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चे ने पता नहीं देखो क्या क्या लिखने की कोशिश किया, विथ नो स्टेट अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे रिवर्सिबल प्रोसेस में है कि वैसा प्रोसेस जो रिवर्स हो सकता है बेटा, एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गया और फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा बिना कोई
सराउंडिंग को डिस्टर्ब किए हुए, बिना कोई एनर्जी को लॉस किए हुए अगर जिस पाथ से जाता है बेटा उसी पाथ से हर एक पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे प्रेशर, टेम्परेचर जो है, वॉल्यूम जो है, हर एक पॉइंट पे जो जाने में था बेटा वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर आने में भी अगर वही होता है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखना चाह रिवर्सिबल में लिखा है बच्चे ने कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन सही लिखा है बच्चे ने। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 को देखें बेटा यहाँ पे, तो एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट्स एसटीपी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, तो एस टी पी पे जो देखो टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे, एंड वी नो दैट वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर होता है बेटा, एंड वी आर एम एस अपॉन जो फाइनल अपन इनिशियल है उसका रेशियो क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो 2/1 इज टू रूट अंडर टी डैश अपॉन डी, और यहाँ से सॉल्व करके ये आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 7 चौक 28, हाँ, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है इसका। नेक्स्ट में देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे है कि एक्सप्लेन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन को ये बताया है कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, एग्जांपल भी दिया है। ऑसिलेटरी मोशन को भी बताया, टू एंड फ्रो मोशन है, एग्जांपल्स भी दिया है बेटा, तो पूरे नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में देखें तो स्टेट केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स के लॉज को देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। केप्लर्स के फर्स्ट लॉ है, केप्लर का सेकंड लॉ, केप्लर्स का थर्ड लॉ, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके पूरा एक्सप्रेशन भी लिखा है यहाँ पे, तो 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू मेंशनिंग इट्स प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को बताना है बेटा, एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट में है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। तो पहले देखो बच्चे ने प्रोजेक्टाइल किया है, तो ये देखो प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से करके यहाँ पे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, जो रेंज होता है बेटा, ये सारा यहाँ पे निकाला है बच्चे। अच्छा, इसमें है कि गिव वन एग्जांपल सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो देखो पैराबोलिक पाथ यहाँ पे डिस्कस किया है बच्चे ने, y इक्वल टू x tan थीटा एंड प्लस माइनस यहाँ पे आना था। देखो बच्चे ने प्लस माइनस गलती से लिख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस ही आता है, तो -1/2 gx² cos स्क्वायर थीटा, तो करेक्ट किया है बेटा यहाँ पे। इसके ऊपर वाला जो है एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं किया, तो चलो हम आगे भी इसको डिस्कस कर देंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। नाउ इसके बाद है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नेक्स्ट में। तो देखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत अच्छे से इनिशियल फाइनल क्या होगा पूरा डायग्राम बना करके यहाँ पे बच्चे ने मेंशन पूरा किया है। इसके और में है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो पूरा डिस्कस किया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो इसमें भी पूरे नंबर इसको मिलेंगे। नेक्स्ट में बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज के देखो पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे ने किया है, पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। p + 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखाया है बच्चे ने यहाँ पे। नेक्स्ट में बेटा व्हाट इज सरफेस एनर्जी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया, दोनों का रिलेशन यहाँ पे बच्चे ने बताया बेटा। तो पूरे के पूरे इसमें इसको भी 5 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे। अब रह गया बेटा एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखो लिखा हुआ है कि a और b 2 वेक्टर हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दिस इज a क्रॉस b हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा दिस इज वेक्टर c। तो a क्रॉस b का अगर मैग्नीट्यूड हम देखें दिस इज ए बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू बता रखा है दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा दिस इज वेक्टर c होगा, और c इक्वल टू दिस इज a क्रॉस b यहाँ पे आएगा। और देखो यहाँ पे सारा बता रखा है कि c वेक्टर जो है जो वेक्टर c आएगा वो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगा बेटा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसका जो 2 वेक्टर है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है यहाँ पे। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। जो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है जो वेक्टर ही होता है वो इन दोनों पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू भी हमने
दिखा रखा है। ये सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हो गया कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है बेटा, जैसे बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों इक्वल नहीं होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग होगा बेटा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग होगा। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो इसको हम नॉन कम्यूटेटिव कहते हैं। द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर। अगर ए क्रॉस ए है बेटा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो सेल्फ जो वेक्टर है बेटा उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी इजकल टू, हम स्ट्रिक्टली मेंटेन करो तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली रूल ये मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, इसके जो वैल्यू है और जिस तरह से प्रोडक्ट कर रहे हो उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करोगे तो इसको फॉलो करेगा। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा।